रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे सुना होगा, ठीक है, मंगल पांडे वगैरह सब, ठीक है। कुछ बताएं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। ये फोटो याद होगी सबको, हाँ, यस, पैन इंडिया नहीं था। और भी बताएं, थोड़ा स्पेसिफिकली अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया, कंसंट्रेटेड इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। प्रिंसली स्टेट कुछ हद तक किया, कुछ नहीं किया, तो दोनों साइड है। हाँ, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और हाँ, रीजंस कैसे लिखेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या डायमेंशंस होते हैं नबिया, हिस्ट्री में जब आंसर्स लिखते हैं डायमेंशंस क्या क्या होते हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और इमीडिएट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, डायमेंशंस हमेशा कॉमन ही होंगे। ये स्पेसिफिकली नहीं है कि आपको पॉलिटिकल लिखना है फिर आंसर लिखना है उसमें। आप जनरल स्टेटमेंट से ये शो कर दो कि पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस, वो मैं करा दूंगा अच्छे से। तो जो अफेक्टेड रीजन्स हैं, सेंटर पॉइंट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये वाला है हजरत महल, ठीक है, कुंवर सिंह बिहार, मंगल पांडे यहाँ पर, लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, भक्त खान, और भी बहुत सारे हैं, स्पेक्ट्रम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो सब हो जाएगा। पंजाब रीजन डिड नॉट पार्टिसिपेट, सदर्न रीजन मद्रास बॉम्बे डिड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। एक डिबेट ये है कि इट वाज अ नेशनल मूवमेंट और नॉट, या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट, ठीक है। तो डिबेट्स हैं, बहुत सारे लोग स्कॉलर्स बोलेंगे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल एक वीडी सावरकर बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू, वो है। देखो जब क्वेश्चन आएगा ना कि 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपको दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। पहले बताओ क्यों, क्यों वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फिर उसको निगेट करो, कमेंट, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, ऐसे होता है ना क्वेश्चन। फिर दूसरे डायमेंशंस दो कि नहीं, इसमें ये इश्यूज हैं, इसलिए वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। सेंटर पॉइंट्स ये हैं, ये मैप बनाएंगे हम। देन ये पेंटिंग्स, ये पेंटिंग एनसीईआरटी में कहीं होगी, ठीक है, मिस व्हीलर, मिस व्हीलर की पेंटिंग है ये, मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ फ्रॉम रिबल्स, रिबल्स मींस इंडियंस, तो उनसे अपने आप को डिफेंड कर रही है। ये प्रोपोगेंडा था बाय ब्रिटिशर्स, शो करने के लिए कि रिबेलियंस ने कितना कितना एक्सप्लॉयटेशन किया, उसका ये एक प्रोपोगेंडा की पेंटिंग है ये, ठीक है, मिस व्हीलर, मैं लिखा दूंगा ये। देन एनफील्ड राइफल सुना होगा, ठीक है, क्या था उसमें? यस, जो ऊपर का पैक था उसका, जिसको निकाल, कार्ट्रिजेस को निकालने के लिए उसको, जो पिग पिग एंड काउ फैट के, ठीक है ना, उससे बनाया हुआ था, तो वो एक रीजन बना। देन लीडर कौन था 1857 का एज ए सिंबॉलिक हेड? बहादुर शाह जफर, कौन? मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल किंग। देन रानी झांसी देखा होगा, लीडर्स हैं कुछ, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, ये सब मैं लिखा दूंगा। एनफील्ड राइफल ये है, ठीक है। जो ऊपर का ये कार्ट्रिज है, इसका ऊपर का जो लेयर होती है जिसको निकालना होता है, वो फैट ऑफ पिग एंड काउ, ठीक है, तो वो इशू था मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए। देन ये लास्ट में, मुगल एम्पायर का एंड 1857 में होगा, प्रैक्टिकल एंड, थियोरिटिकल तो पहले ही हो गया था, अब फाइनल जो एंड होगा वो 1857 में होगा। कैसे? बहादुर शाह जफर गॉट एक्साइल्ड टू बर्मा, और जो उनके डिसेंडेंट्स हैं देवर किल्ड, ठीक है। अब ये बताएं, रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिवोल्ट जो सक्सेस हो जाए दैट इज जनरली कॉल्ड एज रेवोल्यूशन, ये जनरल है। फिर रेवोल्यूशन में ये भी होता है, लार्ज स्केल पर चेंजेस होते हैं बहुत, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, ठीक है। रिवोल्ट होता है जो जनरली फेल्ड होता है, ठीक है। इसका सक्सेस भी हम करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी पॉइंटर्स में दूंगा, ठीक है, मेंस के लिए। मेंस में ये वाला टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है, ये 2 बार पीवाईक्यू में, मेंस में यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। बाकी पीसीएस में तो बहुत जनरली पूछा जाता है। मैप बनाएंगे इसमें हमेशा, जब भी आप आंसर लिखेंगे इसमें एक मैप बना सकते हैं विद विद वैल्यू एडिशन। सिर्फ मैप बनाकर नहीं छोड़ देना है कि ये लखनऊ है, ये अवध है,
ये नहीं बताना है, उसमें बताना होगा कि अवध में लीडर कौन है या कोई स्पेसिफिक कुछ है, तो वो वैल्यू लेडन होना चाहिए। कैसे बनेगा मैप, कौन सा बनेगा, नॉर्थ इंडिया का या पूरा बनाए, नॉर्थ इंडिया। लेकिन जनरली 1947 से जो भी पहले मैप बनेंगे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल कर लेना। अफेक्टेड रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन कौन से हैं इसमें, अवध होगा, कानपुर होगा, दिल्ली, ठीक है, और बहुत सारे हैं इसमें, लखनऊ वगैरह भी हैं। ओवरऑल अवध के अंदर ही आ जाएगा लखनऊ वगैरह सब। पटना भी है, झांसी है, ये बना लेना, झांसी कहीं भी लिख दो, पटना, ठीक है। ये तो हो गया कि सिर्फ आपने साइड बता दी कौन कौन सी है। अब यहां पर लीडर्स के नाम लिख लो साथ में। लखनऊ में लिखो बेगम हजरत महल, BHM, हॉस्टल है ना, लखनऊ में BHM, बेगम हजरत महल। अवध में बिरजिस कदर, बिरजिस कदर। बागपत, बागपत किधर है, यूपी, वेस्ट यूपी। बागपत में लिखो शाहमल, शाहमल। यहां लिखना हॉल ऑफ जस्टिस। शाहमल ऑफ बागपत, क्या इनिशिएटिव था उनका, हॉल ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस सर्व करने के लिए लोकल उनका सिस्टम था ये। दिल्ली में बहादुर शाह जफर लिखो, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, एक और है कुंवर सिंह ऑफ अर्रा, आरा बिहार में। सेंटर पॉइंट्स विद लीडर्स। अब यूपीएससी में तो मैच द फॉलोइंग के चांसेस कम है बहुत, ऑलरेडी आ भी चुका है बहुत पहले, बट पीसीएस के एग्जाम्स में ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए एक इंट्रोडक्शन लिखो 1857 रिवोल्ट के लिए, एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। लिखो इंट्रोडक्शन, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, with the establishment of British rule in India, with the establishment of British rule in India, a long drawn out process, a long drawn out process of revolt and rebellion, of revolt and rebellion commenced, रिवोल्ट एंड रिबेलियन कमेंस्ड। जैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटिश रूल का, रिवोल्ट रिबेलियन कॉमन हो गए थे, पीजेंट्स कर लिया हमने, ट्राइबल कर लिया हमने, अब 1857 है, ठीक है ना। among them among them among them 1857 revolt was मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बाकी स्पेसिफिक करना है वो आपकी आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर। जब भी मैप ड्रॉ करें तो पेज बहुत साइड का कवर करना है। फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग कॉपी ये है, तो यहाँ छोटा सा मैप साइड में बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पेस खराब करना है मैप के लिए, ठीक है, साइड में छोटा सा मैप बनाओ, छोटे छोटे पॉइंटर्स उसमें डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, कॉजेज क्या क्या बताए थे, कॉजेज हम कैसे देखेंगे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, मिलिट्री, इस तरीके से कॉजेज देखेंगे। तो फर्स्ट कॉज बताओ, पॉलिटिकल क्या होगा, नहीं कॉजेज, कॉज ऑफ रिवोल्ट बताना है, रिवोल्ट क्यों हुआ। हाँ यस, तो ये तो मिलिट्री वाला हो गया, यस ये भी ठीक है। रूलर्स, प्रिंसली स्टेट्स, सब्सिडरी अलायंस चल रही है, ड्रेन और दूसरे डॉक्ट्रिन लाभ से चल रही है, ठीक है ना,
तो ये सब क्या बनेंगे, पॉलिटिकल कॉज बनेंगे, ठीक है। मिस गवर्नेंस के उस पर अवध को कैप्चर करेंगे, वो कन्क्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लिखो, पॉलिटिकल लिखो फर्स्ट। एनेक्सेशन ऑफ अवध, annexation of Awadh, annexation of Awadh from वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ब्रैकेट में मिस गवर्नेंस लिखना, मिस गवर्नेंस। इसी में सेकंड सब पॉइंट लिखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर लिया ना ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्जाम्पल लिख लो, झांसी, नागपुर, और भी हैं काफी, सतारा वगैरह भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मिलिट्री कॉजेस, मिलिट्री में क्या क्या होगा, एनफील्ड राइफल वाला इशू और एक्सप्लॉयटेशन का इशू, हाँ ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। और आपने क्या हाँ फॉरेन, फॉरेन पोस्टिंग के ऊपर इशू एक ये है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यस लिखो इसमें, मिलिट्री कॉजेस में लिखो डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन सिपॉयज, SEPOY, सिपाही जो बोलते हैं ना, ब्रिटिशर्स सिपाही यूज करते थे, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, हाँ हाँ सब है उसमें, हाँ लिखवाऊंगा उसमें, सब लिखवाऊंगा, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन सिपॉयज। इसमें सब पॉइंट लिखो, न्यू सर्विस रूल, न्यू सर्विस रूल्स, न्यू सर्विस रूल एंडेड द एक्स्ट्रा अलाउंसेस, द एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ब्रैकेट में लिखना भत्ता, न्यू सर्विस रूल एंडेड द एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो न्यू एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल, सब पॉइंट मिलिट्री में, एनफील्ड राइफल, सब लिख दो, हाँ हाँ इन जनरल है, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, एनफील्ड राइफल का इशू। इसमें एनफील्ड राइफल में लिखो आगे, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस विद फैट ऑफ पिग एंड काउ। अब ये रिलीजियस कॉज भी हो जाएगा, रिलीजन वाले में ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसी में सब पॉइंट मिलिट्री में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी related to Christian missionary activities, related to Christian missionary activities, Christian missionary करा दिया होगा सर ने पहले, ठीक है। क्या कर रहे थे लोग, इनकी एक्टिविटीज, यस कन्वर्जन, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल लिखो, रिवोल्ट, इसी में एग्जाम्पल लिखो, रिवोल्ट ऑफ मंगल पांडे, मंगल पांडे, नहीं नहीं मिलिट्री में एक एग्जाम्पल लिख दो, रिवोल्ट ऑफ मंगल पांडे। एक और लिखो इसी में सब पॉइंट, फॉरेन पोस्टिंग, फॉरेन पोस्टिंग ऑफ इंडियन सिपॉयज, फॉरेन पोस्टिंग ऑफ इंडियन सिपॉयज which was considered as taboo, which was considered as taboo। जनरल ये परसेप्शन था कि समुद्र के पार नहीं जाना है, अगर आप जाएंगे तो आपकी कास्ट और जो रिलीजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिलीजियस कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, कुछ कॉजेस जो मैं ऊपर लिखवा चुका हूं वो इंटरलिंक्ड भी हैं दूसरे रिलीजियस से, पॉलिटिकल से, ठीक है ना, या मिलिट्री इकोनॉमिक फैक्टर से, क्लियर है। तो कुछ कॉमन पॉइंटर्स भी होंगे जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक से। लिखो इसमें रिलीजियस लिखो, एक तो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज यहां भी आ सकता है, ठीक है, तो यहां मैं उसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखो लेक्स लोकी एक्ट,
लैक्स लैक्स लोकी एक्ट। कोई स्पेलिंग समझ नहीं आती है पूछ लिया करो, ठीक है ना, गलत नहीं लिखना है। लैक्स लॉकी एक्ट ऑफ 1850। 1850 इसमें कोई बताएगा क्या हुआ था? यस, कोई भी कन्वर्जन हो रहा है, चाहे मुस्लिम से क्रिश्चियन हो या हिंदुइज्म से क्रिश्चियन हो, तो जनरली क्या होता था, उनका बॉयकॉट होता था सोसाइटी में। तो एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उस पर उनका कोई हक नहीं होगा। ये जनरल सोसाइटी के टर्म्स थे। बट लैक्स लॉकी एक्ट ने क्या कर दिया, इट अलाउड द द राइट ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टेड पीपल। इट अलाउड द राइट ऑफ कन्वर्टेड पीपल ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लिखो इसको, सब सुन रहे हैं। लैक्स लॉ की भूल जाओगे फिर। इट अलाउड राइट ऑफ कन्वर्टेड पीपल ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर है सबको, ये लैक्स लॉ की एक्ट 1850। नेक्स्ट लिखो, इसी में रिलीजन में राइज ऑफ वहाबिज्म। राइज ऑफ वहाबिज्म, वहाबिज्म हो गया होगा। अमंग मुस्लिम्स, हाँ हाँ, तो ये है, ठीक है ना, वहाबिज्म। अभी भी यूज होता है वहाबिज्म, सऊदी अरब जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इसका। वहाबिज्म थोड़ी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं फिर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। अभी सिर्फ वहाबिज्म लिखो, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कंसिडर करते हैं। नहीं, कन्फ्लिक्ट क्या देखो, वहाबिज्म क्या बोलेगा कि जो भी ब्रिटिश रूल है उसके अगेंस्ट जिहाद डिक्लेयर करो आप। तो जिहाद डिक्लेयर करो तो रिवोल्ट तो होगा ही ना, उसमें रेबेलियन के कॉजेज बनेगा ना वो। तो बहुत सारे कॉजेज में एक ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, मिलिट्री हो गया, है ना। हाँ, नेक्स्ट लिखो, इकोनॉमिक। द न्यू रेवेन्यू सिस्टम, द न्यू रेवेन्यू सिस्टम introduced by British rule led to resentment among Indians। क्या बोला था मैंने स्टेटमेंट? द न्यू ब्रिटिश रूल लेड टू रिजेंटमेंट अमंग इंडियंस, ठीक है। अब कौन कौन से रेवेन्यू सिस्टम है पता है ना, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिस्पोजेशन ऑफ जमींदार्स तालुकदार्स, जमींदार्स एंड तालुकदार्स। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ब्रैकेट में लिखना अफेक्टेड आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन, अफेक्टेड आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन। एक किसी में सब पॉइंट लिख दो। द सोल्जर्स, द इंडियन सिपॉयज, द इंडियन सिपॉयज वर peasants, were peasants in uniform, peasants in uniform। तो इंटरलिंकेज समझ आ रहा है ना। मिलिट्री तो एक्सप्लॉयटेशन ऑलरेडी है उनका, प्लस वही लोग फार्मर भी हैं, और फार्मर पीजेंट्स का भी एक्सप्लॉयटेशन है। तो ऑल साइड से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, ठीक है। अवध वॉज कॉल्ड एज, अवध एक सब पॉइंट लिख लो, अवध वॉज कॉल्ड एज नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अवध was called as nursery of Bengal army। नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, कोई बताएगा इसके बारे में कुछ? मेनली रिक्रूटेड फ्रॉम अवध रीजन, ठीक है, क्लियर है। और अवध को उन्होंने एनेक्स कर लिया है, ऑलरेडी वो मिलिट्री में एक्सप्लॉयटेड है, पॉलिटिकली उनको अवध को एक्सप्लॉयट कर दी, वो एनेक्स कर लिया है, ठीक है ना।
सिमिलरली इकोनॉमिक में वो पीजेंट्स भी हैं, मिलिट्री वाले लोग, और इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइटेड है। तो यस, तो आप देखोगे पीजेंट्स हो, आर्टिशंस क्राफ्ट्समैन हो, जमींदार्स हो, या प्रिंसली स्टेट्स हो, सभी लोग अफेक्टेड है। ठीक है ना। तो उसका फाइनल आउटकम क्या हुआ? 1857 रिवोल्ट। ठीक है। इसमें इमीडिएट कॉज लिख लेना, इमीडिएट कॉज, अंडर दिस चार्ज्ड एनवायरमेंट, अंडर दिस चार्ज्ड एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर, जो भी लिखना है, अंडर दिस चार्ज्ड एनवायरमेंट, even a small issue, even a small issue could lead to revolt. Under this charged environment, even a small incident could lead to revolt. और वो इमीडिएट इन्वायरमेंट किसने दिया था? इमीडिएट ट्रिगर किसने दिया? कार्ट्रिजेस ने। ठीक है ना। पहले से ही रिजेंटमेंट है ओवरऑल, वो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस ने कंफर्म कर दिया चीजों को। एक कॉज और लिख लो, the previous rebellions of peasants and tribals also inspired, the previous revolt or rebellion of peasants and tribals also inspired Indian leaders। ये पॉइंट भी क्लियर है? पीछे के एग्जांपल्स दे सकते हो। कौन सा दोगे? इंडिगो? इंडिगो क्यों दोगे? ये 1857 है, वो 1859 है। संथाल दे सकते हो, ठीक है, रंगपुर धींग दे सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। पाइका रिबेलियन 1817 का। तो वो जो एग्जांपल्स हैं 1857 से पहले वाले, उन्होंने भी प्रेसिडेंट सेट किया था ना, तो वो इंस्पायर कर रहे हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है बैकग्राउंड। तो पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस सब हो गए हैं। हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड है। मिलिट्री है तो वो पॉलिटिकली भी लिंक्ड है, वो इकोनॉमिकली भी लिंक्ड है। ठीक है। तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो उसको। सोशल में भी क्या लिख सकते हो आप? सोशल में रिलीजन को लेके आ सकते हो दोबारा, कोई इशू नहीं। कल्चर में भी उसी को लेके आ सकते हो। ठीक है ना। तो कितने पॉइंट हो गए होंगे? 8-10 तो हो गए होंगे। तो बहुत है, इनफ है इतना। ठीक है। पेज भर गया ना। बस अब लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पॉइंटर्स सब मिल गए हैं। कुछ स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी में कुछ अच्छी चीज मिले तो ऐड कर लेना इसमें। ठीक है। वैसे सब इसी ओरिएंटेशन में रहेगा सब। अब इसके ऊपर डिबेट है कि 1857 रिवोल्ट वाज नेशनलिस्टिक या पैन इंडिया था या नहीं। ठीक है ना। वाज इट अ नेशनल रिवोल्ट और नॉट? ठीक है। या इंडियन नेशनलिज्म था या नहीं था? क्या था बताएं? नहीं था। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा ना यस और नो में। हाँ, दोनों साइड आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी लिखना पड़ेगा और नॉट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी लिखना होगा। तो इसमें कुछ डिबेट्स हैं, तो कुछ स्कॉलर्स लिखवाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं। ठीक है। ताकि आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाए। सब लोग लिखेंगे ये पॉइंटर्स, वैल्यू एडिशन ये होगा जो अब दूंगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा याद कर लेना आप लोग। लिखें इसमें नेचर एंड कैरेक्टर, नेचर एंड कैरेक्टर। In spite of great significance, in spite of great significance, in spite of great significance, the revolt of 1857, the revolt of 1857 was interpreted differently by different scholars. Interpreted डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। ये इंट्रोडक्शन में दे सकते हो अगर कोई नीचे करेक्टर पर है। ठीक है। डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। ठीक है। स्कॉलर्स के नाम लिखाऊंगा, कुछ कुछ है तो 20-25 सब नहीं लिखवाना, ठीक है, 5-6 लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं। फर्स्ट लिखो C.A. बैली। C.A. बैली, इसका आर्गुमेंट क्या है? C.A. बैली। इसमें लिखो आगे, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 was not one movement, was not one movement। फिर पॉइंट ऐसे डॉट डॉट कर देना, फिर लिखना it was many, it was many। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 was not one movement, फिर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है बीच में, लास्ट में लिख दो इट वॉज मैनी। एक मूवमेंट नहीं है, बहुत सारी मूवमेंट है।
मीन्स पैचेस है, फ्रेगमेंट्स है। अवध में भी हो रहा है, कानपुर में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है। टाइम भी अलग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है। एक डेट पे स्टार्ट नहीं होगा, अलग अलग डेट्स में रहेगा, ठीक है ना। मेरठ का अलग होगा, बराकपुर वाला अलग होगा, 47th इन्फेंट्री अलग करेगी, 34 इन्फेंट्री अलग करेगी, ठीक है, मंगल पांडे वाला यूनिट। नेक्स्ट लिखो, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है जरूर। आरसी मजूमदार, इसमें लिखा है ही रिफ्यूटेड, REFUTED, रिफ्यूज्ड। तो यहां पर लिखो रिफ्यूटेड, सेम ही मीनिंग है दोनों का। ही रिफ्यूटेड इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को WOI लिख लिया करो शॉर्ट में, पूरा मत लिखो। ही रिफ्यूटेड दैट इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स नहीं है। ये बोलता क्या है, इसमें लिखो व्हाट बिगन एज म्यूटिनी, व्हाट बिगन एज म्यूटिनी ended in certain areas, ended in certain areas in an outbreak, in an outbreak of civil population, of civil population. What began as mutiny ended in certain areas in an outbreak of civil population. Means initially ये mutiny के तौर पर start हुआ। Mutiny means बगावत। बगावत किसकी? जब सोल्जर्स जो हैं अपने हायर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट बगावत करते हैं, दैट इज म्यूटिनी, ठीक है। तो इनिशियली इट वाज अ म्यूटिनी। मंगल पांडे 47th इन्फेंट्री, मेरठ वाला इन्फेंट्री, ठीक है। 34th इन्फेंट्री, ये लिख लो, 34th 47th, ठीक है। 34th 47th इन्फेंट्री, और एक और लिखना, मेरठ, मेरठ सिपॉयज, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स बहुत है, 34, 47, मेरठ सिपॉयज। एग्जाम्पल, हाँ, इन्होंने म्यूटिनी की ना, इन सब यूनिट ने, आर्मी की जो ये यूनिट्स हैं, इन लोगों ने म्यूटिनी की अपने हायर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। मंगल पांडे फायर करेगा अपने हायर ऑफिशियल्स, मूवी देखी है ना मंगल पांडे, ठीक है। तो हायर ऑफिशियल्स के ऊपर शूट करता है वो, तो वो म्यूटिनी हो गई। तो व्हाट बिगेन एज म्यूटिनी एंडेड इन राइज ऑफ सिविल पॉपुलेशन, मींस शुरू में सोल्जर्स रिवोल्ट कर रहे हैं, बाद में क्या है, पीजेंट्स भी रिवोल्ट कर रहे हैं, आर्टिशन क्राफ्ट्समैन भी कर रहे हैं, जमींदार भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कार्ल मार्क्स, ये तो लिख लोगे। कार्ल मार्क्स कॉल्ड इट एज नेशनल रिवोल्ट, कॉल्ड इट एज नेशनल रिवोल्ट। ये सब पॉइंटर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट लिखो, VD सावरकर, लिख लोगे ये भी, VD सावरकर। इसमें लिखो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कार्ल मार्क्स तो पता है ना, कौन सी थ्योरी? सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ठीक है। साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं उसको, साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो देख लें। पहले वाले यूटोपियन है, हम जो हैं ये साइंटिफिक है, हम लॉजिक के साथ बात करें, ये कार्ल मार्क्स कहता है, ठीक है ना, कि जो प्रॉपर्टी है दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन करनी है, ठीक है। बाकी थ्योरी बहुत सारी है, वो देख लेना तुम लोग। VD सावरकर में क्या लिखा है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी में आगे लिखो, अ वॉर फॉट फॉर, अ वॉर फॉट फॉर स्वराज, स्वराज। नेक्स्ट लिखो, जेम्स आउटराम, जेम्स जेम्स आउटराम। इसमें लिखो, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटिंग हिंदू ग्रीवेंसेस, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी एक्सप्लॉइटिंग हिंदू ग्रीवेंसेस।
देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 1857 रिवोल्ट का वो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मैं लिखाऊंगा एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट इसने काम किया क्योंकि डिवाइड एंड रूल करना है। 1857 हो गया, ये बाद में लिखेगा। ये जो थ्योरी इन्होंने दी, इन्होंने बाद में दी होगी, ताकि वो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस टाइम पर थी वो दोबारा से ना आए। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई कि इट वॉज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी यूजिंग हिंदू ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो मुस्लिम्स ने कॉन्स्पिरेसी की है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? यही एक रीजन होगा जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल अथॉरिटीज है उनके माइंड में यही सिचुएशन जाएगी कि इट वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। तो जो मुस्लिम्स हैं उनको हायर पोजीशन से, ऑफिशियल जो पोजीशन है उनसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मुस्लिम एलिट्स हैं उनका डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो उसी में सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट आएगी। फिर ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं बात के लिए। सर सैयद अहमद खान 1875-80s में काम करेंगे। वो क्या होंगे कि 1857 में जो नेगेटिव इमेज बनी है मुस्लिम्स की कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर, वो चेंज करना है हमको, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अपना एजुकेशन मूवमेंट जो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना, अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है सब चीज की? नेशनल रिवोल्ट वाला मैं पॉइंटर्स अलग से दूंगा, और नेशनल रिवोल्ट नहीं है उसके पॉइंटर्स मैं अलग से दूंगा, वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी में कंटिन्यू करो। उसमें देखो फिर रिपीटिशन होगा। ये है कि नेशनल इसलिए होगा कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पीजेंट, जमींदार, नोबल, प्रिंसली स्टेट, सब ने, ठीक है। मुगल एम्परर, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, दिल्ली एज स्टेट ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक है। अब ठीक है उसकी पावर अभी नहीं है, बट सिंबॉलिक तो है। तो वो लीड कर रहा है, दैट मीन्स इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर इसको निगेट करने के भी आर्ग्यूमेंट्स है। पंजाब ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मद्रास ने नहीं किया, पैन इंडिया नहीं है, अर्बन क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मिडिल क्लास ने, ठीक है। फिर वो बहुत सारे पॉइंट है, वो लिखवाऊंगा मैं सब, ठीक है। लास्ट में कवर होते हुए सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखवाया था लास्ट? जेम्स आउटराम का हो गया। देन लिखो थॉमस मेटकाफ। मेटकाफ हाउस सुना होगा, मुखर्जी नगर के पास है। थॉमस मेटकाफ, थॉमस मेटकाफ। इसका आर्गुमेंट लिखो, मोर देन सिपॉय म्यूटिनी, मोर देन सिपॉय म्यूटिनी बट लेस देन नेशनल रिवोल्ट, मोर देन सिपॉय म्यूटिनी बट लेस देन नेशनल रिवोल्ट। ये क्लियर है पॉइंट? सिर्फ सिपॉय म्यूटिनी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिपॉय म्यूटिनी बोल रहे हो तो फिर उनका रोल आप डिक्लाइन कर, नेगेट कर रहे हो ना, जो पीजेंट्स ने रोल प्ले किया, आर्टिशंस ने प्ले किया, जमींदार ने, तो उनको निगेट नहीं कर सकते आप। तो मोर देन सिपॉय म्यूटिनी एंड लेस देन नेशनल रिवोल्ट। तो ये जो लेस देन नेशनल रिवोल्ट है इसके पॉइंटर्स बाद में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जॉन सीले, जॉन सीले। सेल्फिश, सेल्फिश सिपॉय म्यूटिनी, सेल्फिश सिपॉय म्यूटिनी। लास्ट में लिख लो जवाहरलाल नेहरू। कौन सी बुक है जवाहरलाल नेहरू की? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या आर्गुमेंट लिखा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट WOI, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब लिखो, हेडिंग दो रियल कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। रियल कैरेक्टर। देखो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इनके, ये इनके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। बट हमें यूपीएससी के एग्जाम लिखना है, हमको पीएचडी नहीं करनी है। यूपीएससी के एग्जाम में आपको बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट देना होगा, तो उसके पॉइंटर्स में लिखवा रहा हूं। फर्स्ट लिखो, इट वॉज नॉट आइसोलेटेड फिनोमिना, इट वॉज नॉट आइसोलेटेड फिनोमिना बट continuation of, but continuation of long tradition, long tradition of anti British struggle। कोई आइसोलेटेड नहीं था कि सडनली एकदम से हो गया। लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। एग्जाम्पल दे सकते हो यहां पर पीजेंट और ट्राइबल्स के?
ठीक है, ये रियल, ये करेक्टर ठीक है ना नीचे, इसमें तो डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो, इनहेरेंट इन colonial rule, inherent in colonial rule, inherent in colonial rule। इसमें क्या लिखोगे, मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा इसको, मुझे बताओ इसमें क्या आर्गुमेंट होगा। inherent in colonial rule, colonial rule का मीनिंग ही एक्सप्लॉयटेशन है, यस, तो उसमें राइज रिवोल्ट रिबेलियन होगा ही होगा, ठीक है, इनहेरेंट इन colonial rule। इसलिए मैं बोलता हूं कोलोनियलिज्म जो टर्म है इसको बहुत ध्यान रखना, ये पीटी में भी काम करेगी, हेल्प करेगी आंसर को मार्क करने के लिए, और मेंस की आंसर राइटिंग में भी, इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया का सारा बेस कोलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म को थोड़ा इसमें डिफरेंशिएट कर लेना कैसे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, इट वाज अनप्लान्ड, इट वाज अनप्लान्ड। एक आर्गुमेंट है कि इट वाज प्लान्ड बिकॉज कि सर्कुलेशन ऑफ चपातीज रोटी, चपातीज एंड लोटस, इनका सर्कुलेशन हुआ था और ये सिंबॉलिक थे कि हमको रिवोल्ट करना है, ठीक है, बट उसका कोई बेसिस नहीं है, फैक्ट नहीं मिला है उसके, ठीक है, ये जनरल परसेप्शन है, ठीक है, इट वाज अनप्लान्ड, सिंपल। नेक्स्ट लिखो, इट वाज बैकवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। पीजेंट ट्राइबल में भी लिखाया था ना मैंने नेचर कैरेक्टर में कि उनके पास आगे का विजन नहीं था, बैकवर्ड लुकिंग था, जो पहले से सोसाइटी स्टैब्लिश्ड है वही लेकर आनी है। इनका भी यही था, बैकवर्ड लुकिंग, कि ब्रिटिशर्स को हटा देंगे उसके बाद क्या, उसके बाद ये मुगल अथॉरिटी, झांसी की अथॉरिटी अपने एरिया में, पेशवा की अथॉरिटी अपने एरिया में, या जनरल जो भी है जहां जहां रिवोल्ट हो रहा है उनकी अपनी अथॉरिटी, ठीक है। तो इट वॉज बैकवर्ड लुकिंग, या फ्यूडल माइंडसेट भी कह सकते हो, जो पहले से चलता आ रहा है वही रीस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, इट वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। बैकवर्ड लुकिंग में एक थोड़ा सा ऐड कर लो एक पॉइंट और, कि बहादुर शाह जफर वॉज द रिचुअल लीडर, बहादुर शाह जफर वॉज द रिचुअल लीडर। क्लियर है पॉइंट। क्योंकि ब्रिटिश से पहले मेन रूल किसका है, मुगल्स का, मराठास भी रहेंगे बट ओवरऑल जो अथॉरिटी है वो दिल्ली से रहेगी, और दिल्ली में कौन है, मुगल्स, ठीक है, तो वही पॉइंट था। नेक्स्ट क्या लिखा था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, कॉमा पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ज्योग्राफी पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कॉमा इट्स इम्पैक्ट। क्लियर है पॉइंट। इम्पैक्ट वाला बाद में लिखाएंगे, ठीक है, इम्पैक्ट वाले पॉइंटर्स मैं अलग से दूंगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ना, पहले संथल रिबेलियन हुआ, वो संथल रीजन में हुआ बस, रंगपुर धींग बंगाल रीजन में, अपने रीजन में हुआ बस, या और पाइका रिबेलियन है 1817 वाला, वो लिखाया नहीं है मैंने, स्पेक्ट्रम में है 1817 उड़ीसा, वो सिर्फ उड़ीसा वाले रीजन में हुआ। ये क्या है, इसका जो ओवरऑल देखो कितना है, नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कवर नहीं होगा, साउथ नहीं कवर होगा, नॉर्थ इंडिया कवर होगा। तो इस ये जो एरिया है इसके कॉन्टेक्स्ट में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इतना बड़ा एरिया कवर किया इसने, और डिफरेंट क्लासेस भी हैं उसमें, ठीक है, प्लस इम्पैक्ट बाद में लिखाऊंगा लास्ट में। नेक्स्ट लिखो, नॉट नेशनलिस्टिक, ये आर्ग्यूमेंट सही है, क्वेश्चन कर सकते हो आप कि सर डिबेट भी तो वही है ना, यस, इसमें लिखो नॉट नेशनलिस्टिक इन मॉडर्न सेंस, ये आर्ग्यूमेंट पूरा हो गया। अब नॉट नेशनलिस्टिक इन मॉडर्न सेंस, क्योंकि मॉडर्न सेंस क्या कहता है, कोई बताएगा, नेशनलिज्म का डेफिनेशन बताई थी मैंने, ठीक है, कल्चरल कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो पूरे इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, यहां पर नहीं है ऐसा। झांसी, ठीक है, वो रिबेलियन कर रहे हैं, बट झांसी अपनी अथॉरिटी के लिए कर रही है, बहादुर शाह जफर अपने लिए कर रहा है, जो बाकी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तांते टोपे वगैरह, नाना साहेब वगैरह, सब लोग अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी अथॉरिटी रीस्टैब्लिश हो जाए, तो वो उनके लिए लोकल सेंस में नेशनलिस्टिक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो आज मॉडर्न सेंस में इंडियन नेशनलिज्म है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट पूरा हो जाता है, इन नॉट नेशनलिस्टिक इन मॉडर्न सेंस, क्योंकि नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो
लास्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी समझ रहे हो? अब मैं अगर बोलूंगा लास्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, उसका मीनिंग क्या है? 1870s 80s 90s वाला ईरा। वहां पर क्या आता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। वही सिंबॉलिक है इंडियन नेशनलिज्म का। तो इंडियन नेशनलिज्म तो 19th सेंचुरी का फिनोमिना है, लास्ट फेज का, और ये उससे पहले हो रहा है, तो मॉडर्न सेंस में नहीं है, ठीक है ना। हाउएवर इसी में हाउएवर there were some elements of nationalism. However, there were some elements of nationalism. Example: common enemy, comma Hindu Muslim unity। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से बाद में करेंगे, ये 2 पॉइंटर्स यहाँ पर। नेक्स्ट लिखो मल्टी क्लास। मल्टी क्लास कौन कौन होगा इसमें? पीजेंट, जमींदार, सोल्जर्स, फ्यूडल लॉर्ड, सब होगा ना। वो एग्जाम्पल लिख लो, मल्टी क्लास। नेक्स्ट लिखो इन इमीडिएट सेंस it was fought to safeguard religion। in immediate sense it was fought to safeguard religion। ग्रीस कार्ट्रिजेस का एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट लिखो फेल्ड नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज फेल्ड रिवोल्ट। बट देखो फेल्ड मैं बोल रहा हूं तो ये एक्सट्रीम हो गया स्टेटमेंट, इसको अब मॉडरेट करूंगा मैं। फेल्ड बट इट शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इट शुक SHOOK, शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट मैं बाद में लिखाऊंगा। नेक्स्ट लिखो largely a North Indian phenomena। ठीक है, ये पॉइंट भी largely a North Indian phenomena। नेक्स्ट लिखो it was a Sepoy mutiny but सिपाही म्यूटिनी मैंने एक्सट्रीम यूज कर दिया, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि सिपाही म्यूटिनी है, अब इसका मॉडरेट करूंगा एक्सप्लेनेशन में। इट वाज अ सिपाही म्यूटिनी बट एट सम प्लेसेस इट एक्वायर्ड मास कैरेक्टर। जो डिबेट है वो दोनों पॉइंटर्स ले लिए मैंने एक ही पॉइंट के अंदर, ठीक है। ये मॉडरेशन होता है, मिडल पाथ। इट अडॉप्टेड मास कैरेक्टर। जैसे दिल्ली जो मेन सेंटर पॉइंट है, बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल टेंडेंसी थी सोल्जर्स की मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली। जैसे ये दिल्ली है तो इधर से भी सोल्जर आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, कानपुर से और कलकत्ता से, मेरठ से, सब लोग इधर मूव कर रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में कौन है? बहादुर शाह जफर फर्स्ट की सेंटर पॉइंट दिल्ली ही क्यों है? फर्स्ट ये है कि मुगल एम्पायर का सेंटर पॉइंट है वो, ठीक है। मुगल डिक्लाइन हो चुका है इन प्रैक्टिकल, बट थ्योरी में अभी भी है, लोगों के माइंड में अभी भी है, ठीक है, कि कोई तो लीडर होगा। मराठा तो डिक्लाइन हो चुका है, पूरा एंड हो गया मराठा अथॉरिटी। मैसूर नीचे डिक्लाइन हो चुका है पहले ही, पंजाब भी एनेक्स हो गया है, अवध भी एनेक्स हो गया है, ठीक है। तो मेन जो फोर्स है वो दिल्ली है, तो सब लोग भरोसा किसके ऊपर करेंगे? बहादुर शाह जफर के ऊपर। तो सबका मूवमेंट होगा दिल्ली में। प्लस दिल्ली वॉज अ वॉल्ड सिटी। ये वाली सिटी मत देखो, रेड फोर्ट वाला रीजन देखो आप, वो वॉल्ड है चारों साइड से, तो सेफ्टी सिक्योरिटी, यहां से आके अपना बैठ सकते हैं आराम से सिक्योर होकर, ठीक है। और क्या हो सकता है? दिल्ली में कोई भी ब्रिटिश आर्मी या इन्फेंट्री नहीं थी, ठीक है, क्योंकि यहां पर मुगल अथॉरिटी थी। क्लियर है? तो ये दिल्ली वाला सेंटर पॉइंट के 3-4 पॉइंट लिख लो। वाई दिल्ली? या ऐसे हेडिंग लिखो, दिल्ली वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन। ये रिवोल्ट, रेवोल्यूशन नहीं, दिल्ली वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ रिवोल्ट। ब्रैकेट में सेंट्रीपिटल टेंडेंसी जरूर लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये वाले वर्ड्स यूज हो सकते हैं। सेंट्रीपिटल टेंडेंसी, सेंट्रीपिटल पता है ना क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स साइंस में क्या होता है? गौर? यस, अभी शायद देव सर कुछ रस्सी घुमाने की बात कर रहे थे, थ्रेड घुमाने की। वो जब आप उसको थ्रेड को घुमाओगे स्टोन के साथ तो वो बाहर जाएगा,
उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। एक होता है अंदर की तरफ आएगा, उसको होगा सेंट्रीपिटल, मींस अंदर की तरफ आ रहा है, मींस दिल्ली की तरफ आ रहा है। ठीक है, 3 पॉइंटर्स लिख लो, कौन कौन से बताए थे मैंने। वॉल्ड सिटी, दिल्ली वॉज अ वॉल्ड सिटी। वॉल्ड, WALLED, वॉल्ड, किलेदार, वॉल्ड सिटी। सेकंड, नो ब्रिटिश आर्मी, नो ब्रिटिश आर्मी प्रेजेंस। ठीक है, नेक्स्ट, सिंबॉलिक ऑफ मुगल रूल, सिंबॉलिक ऑफ मुगल अथॉरिटी। देखो एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, मुगल्स की बहुत सारी बैटल्स होंगी आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। कब हुई थी डेथ, कब हुई थी बताई थी मैंने, 1707, 1707 में। उसके बाद बहुत सारे वॉर होंगे, डिक्लाइन होगा मुगल का। ऊपर से अब्दाली वगैरह आएंगे, ठीक है, नादिर शाह आएगा 1739 में। ठीक है, नीचे से मराठास का राइज होगा, निज़ाम, अवध सब अलग हो जाएंगे। हो गया होगा ये सब, हो गया ना ये सब, डिक्लाइन। तो मुगल कहाँ तक सीमित हो जाएंगे, उनकी बाउंड्री कहाँ तक होगी, सिर्फ दिल्ली लास्ट में। बट इवन मराठास हो, मैसूर हो, अवध हो, हैदराबाद हो, उनको कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करना होगा तो साइंड बाय मुगल्स। आपने बैटल ऑफ पानीपत मूवी देखी है, पानीपत मूवी जो अभी आई थी, उसमें क्या होता है कि जब मराठास दिल्ली को कैप्चर करते हैं, ठीक है, मराठास दिल्ली को कैप्चर करते हैं 1760 में, तो ये बोलते हैं कि कौन बैठेगा मुगल तख्त के ऊपर, मुगल सीट के ऊपर कौन बैठेगा। तो सब लोग मना कर दें, कोई नहीं बैठेगा, मुगल शहंशाह ही बैठेगा, नेक्स्ट रूलर जो भी होगा, क्योंकि वो सिंबॉलिक अथॉरिटी है कि नीचे तक साउथ इंडिया तक मुगल अथॉरिटी चल रही है सिंबॉलिकली। तो जो जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ होगी, मुगल साइन हो गए तो वो उसी की अथॉरिटी होगी वहां पर। तो ये फाइट हमेशा चलती रहेगी। तो दिल्ली सेंटर पॉइंट हमेशा से रहेगा 1857 तक। आप बोलेंगे डिक्लाइन मुगल का हो जाएगा 1707 में, नहीं, एक्चुअल डिक्लाइन 1857 में होता है, जब बर्मा में जाएगा और उसकी सारी फैमिली को मर्डर कर दिया जाएगा, बहादुर शाह जफर की जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे बहादुर शाह जफर के, उनको सबको मर्डर कर दिया जाएगा। ये सुना है यहाँ पर दरियागंज वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर सबको हैंग किया गया था और बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया, क्योंकि ये बहादुर शाह जफर जो है ना, एज अ सिंबॉलिक ये डेंजर पॉइंट था ब्रिटिशर्स के लिए कि सब लोग इनके पीछे मूव कर रहे हैं। ठीक है, दे आर रेलिंग बिहाइंड मुगल अथॉरिटी अभी भी। तो मुगल अथॉरिटी का एंड करेंगे ये लोग। समझ आ रहा हो ना दिल्ली का इंपॉर्टेंस क्या था। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ दिल्ली का ये डिक्लाइन का, मुगल डिक्लाइन का, 150 पौने 200 साल करीब करीब हुआ, 200 साल भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, कि लास्ट पॉइंट क्या लिखा था मैंने, दिल्ली वाला हो गया, उससे पहले फेल्ड था, लार्जली नॉर्थ इंडियन हो गया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग दो, व्हाई इट फेल्ड, व्हाई इट फेल्ड, रीजंस फॉर फेलियर। देखो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया नॉर्थ इंडिया में, ये वाला रीजन लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली एंड हो गया, पैरेलल अथॉरिटीज क्रिएट हो गई हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ राजपूत्स, मुगल्स, या जो भी मराठास हैं ऊपर, तांत्या टोपे, ये सब। ठीक है, अवध, तो ये सब आउट ऑफ कंट्रोल है ब्रिटिश अथॉरिटी की। अब इनको क्या करना है, इनकी ब्रिटिश की अथॉरिटी यहाँ पर है कैलकाटा में। ठीक है, ब्रिटिश की अथॉरिटी इधर है पंजाब रीजन, अफगानिस्तान रीजन। ठीक है, यहाँ नेपाल रीजन, गुरखास होंगे यहाँ पर। यहाँ पर डेक्कन में मराठा इन्फेंट्री होगी। ये मराठा मींस वो इंडिपेंडेंट मराठा यूनिट नहीं, ब्रिटिश की सिपॉयज, ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं उनको बोल रहा हूं मैं, मराठा इन्फेंट्री। ठीक है, नीचे मद्रास इन्फेंट्री होगी। क्लियर है, ये सब क्लियर है। अब इनको ये एरिया कवर करना है विद दिल्ली एज द सेंटर। तो ये क्या करेंगे, इंडियन सिपॉयज तो रिबेल कर रहे हैं, तो इंडियंस के ऊपर इनको भरोसा कम होगा अभी। तो ये क्या करेंगे, जो पर्शिया है, यहां पर है पर्शिया, आज का ईरान, यहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा कैलकाटा में। सब एक्यूमुलेट कहाँ होंगे, कैलकाटा में। पहला पॉइंट। दूसरा, जो जो लोकल लीडर्स हैं
प्रिंसली स्टेट्स हैं अर्लियर, जैसे पंजाब हो गए, ये लॉयल है। गोरखास है लॉयल है, मद्रास है लॉयल है, मराठा इन्फेंट्री लॉयल है ब्रिटिश के लिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं मराठास इन जनरल वो वाले मराठास की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम पहले पढ़ रहे थे। मैं मराठा जो उनकी सोल्जर यूनिट है उसकी बात कर रहा हूँ, जो सोल्जर्स है मराठा सोल्जर्स, उनकी जैसे पठान यूनिट होती है, मराठा यूनिट होती है, मद्रास इन्फेंट्री होती है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सोल्जर्स की। वो मराठा जनरल नहीं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना दोनों में। तो जो मराठा सोल्जर है, मराठा वाली जो यूनिट है इन्फेंट्री की, ये लोग ऊपर जाएंगे, सॉरी ये वाले कहीं नहीं जाएंगे, ये तो यहीं रहेंगे, ये वाले मूव करेंगे, ठीक है, सपोर्टेड बाय पंजाब इन्फेंट्री एंड गुरखा इन्फेंट्री, एंड दे कीप क्वाइट, इन्होंने कुछ नहीं किया, बैठे हुए थे। तो ये एक चांस था, एक इशू भी है, वीकनेस भी है, कि दे वर क्वाइट एट दैट टाइम, ठीक है, और दे सपोर्टेड। क्योंकि पंजाब का इशू क्या है, पंजाब का मैं बताता हूं। पंजाब और मुगल्स का अभी इशू क्रिएट हुए थे बहुत सारे, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, उनके बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। और सिख स्टेट अभी डिसॉल्व हुआ है, कब हुआ था लास्ट? 1849, हम कब की बात कर रहे हैं? 1857, 7-8 साल हुआ है बस। तो वो अभी नहीं उठेंगे, वीक भी हैं, उठेंगे भी नहीं। प्लस उनको एक थ्रेट परसेप्शन है कि जो लीडर है वो मुगल है, मुगल किंग है, और सिखों का किससे क्लैश चला था? मुगलों से। तो अगर ये रिवोल्ट सक्सेस होता है तो किसका राइज होगा? मुगलों का। तो मुगलों का राइज होगा, तो ये पंजाब को, पंजाबी जो अथॉरिटीज है उनको ये नहीं सूट कर रहा था, ठीक है। एक चीज है, गुरखास तो नेपाली वाला रीजन है, उनका ज्यादा नहीं लेंगे हम, ठीक है। एक ये वीकनेस, और क्या होगी वीकनेस? पैन इंडिया नहीं है, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अर्बन जो इंटेलिजेंस है उनका कोई सपोर्ट नहीं, प्लानिंग नहीं थी, और यस सबका पार्टिसिपेशन नहीं है। सब बोलो एक एक पॉइंटर्स। विजन नहीं था, ठीक है। या प्रिंसली स्टेट सपोर्ट किए थे, यस। मॉडर्न वेपनरी हमारे पास बो और एक्स और सॉर्ड ही चल रहा है अभी, वो क्रूज मिसाइल यूज कर रहे हैं आप। कोऑर्डिनेशन नहीं था, और आइडियोलॉजी विजन नहीं था उनके पास। और बताएं, नबिया उधर कहाँ देख रहे हैं, बताएं। कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, और रिसोर्सेज नहीं थे, फ्यूडलिज्म था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सब लिखे, सब क्लियर है ना ये पॉइंटर्स? यस, अनकोऑर्डिनेटेड, क्योंकि और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। ब्रिटिशर्स यूज कर रहे हैं रेलवेज, रेलवेज कब आई थी? 1852-53 वाले टाइम में। टेलीग्राफ, टेलीग्राम ये भी जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। तो वो लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, प्लस उनके पास प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी थी ऑल इंडिया लेवल पर जो कोऑर्डिनेट करेगी। समझ आ रहा है ना ऑल इंडिया सर्विस का फायदा क्या है, कैसे चलाती है ऑल इंडिया सर्विस पूरे इंडिया को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रेजिमेंट्स का यह, कुछ रेजिमेंट सपोर्ट कर रही है, कुछ अगेंस्ट में है, कुछ क्वाइट है एकदम बैठी हुई है, ठीक है। तो वो सब है कॉमन। लिखो पॉइंट्स लिखो। वाइट फील्ड 1857 रिवोल्ट एक जनरल स्टेटमेंट है। 1857 रिवोल्ट commenced with great enthusiasm. 1857 revolt commenced with great enthusiasm. At one time it appeared, that rebels would succeed. At one time it appeared that rebels would succeed in overthrowing British rule. But gradually British gained upper hand. But gradually British gained upper hand. British gained upper hand. एक मिस हो गया, चलो ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो सकता है आपका। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग दो, सब हेडिंग इश्यूज ऑन साइड ऑफ इंडियंस। इंडियंस के क्या क्या इश्यूज हैं, फिर हम लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश, वो अलग हेडिंग होगी, ठीक है। इश्यूज विद इंडियंस या इंडियन लीडर्स, ये एक सब हेडिंग है। दूसरी सब हेडिंग बाद में लिखाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियंस में लिखो डिसयूनिटी अमंग लीडर्स, डिसयूनिटी अमंग लीडर्स, इसी में एक्सटेंड करना आगे। सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, सस्पिशियस ऑफ ईच अदर,
एग्जाम्पल लिखो इसमें, BHM बेगम हजरत महल वर्सेस मौलवी अजीमुल्ला, इनका अलग इशू चल रहा है, क्लैश चल रहा है, भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर। BHM बेगम हजरत महल वर्सेस अगेंस्ट अजीमुल्ला, इनका अलग क्लैश चल रहा है अवध रीजन में, अजीमुल्ला। नेक्स्ट लिखो, इसी में सब पॉइंट लिखो, वीक पर्सनैलिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, वीक पर्सनैलिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उनकी एज क्या थी उस टाइम? 80 प्लस थी, 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस है और वो लीडर है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इवन ये भी है, बहुत सारी डिबेट्स हैं कि रानी झांसी, बहादुर शाह जफर हो या तांत्या टोपे नाना साहेब हो, ये रेडी नहीं थे रिवोल्ट के लिए, देवर फोर्स्ड बाय सिपॉयज। जब वो घर के ऊपर आकर खड़े हो गए कि नहीं आपको रिवोल्ट करना है, तब ये लोग रेडी हुए थे ना, ठीक है ना। इनिशियली देवर नॉट इन सपोर्ट ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। मेरठ से आए सोल्जर्स, वहां पर म्यूटिनी कर कर दिल्ली, मेरठ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, 80-90 किलोमीटर, ठीक है, पहुंचे यहाँ पर, दरवाजा खटखटाया, बहादुर शाह जफर सिगार पी रहे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, कुछ हुक्का पी रहे होंगे, सहरी कर रहे थे, सहरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर रिवोल्ट, रिवोल्ट हो गया है, ठीक है। ये नहीं, ये रियलिटी है कि इनिशियली दे वर नॉट रेडी। सुनो सुनो, इट इज नॉट ओनली अबाउट बहादुर शाह जफर, इवन फॉर रानी झांसी के लिए, इवन फॉर तांत्या टोपे और नाना साहेब के लिए, दे वर नॉट इनिशियल। और ये नेचुरल है, रिवोल्ट करने के लिए सोचना पड़ता है पहले, ठीक है, अनप्लान्ड है। क्या लिखा है लास्ट पॉइंट? हाँ, नेक्स्ट लिखो, नैरो एम्स, नैरो एम्स related to their own, related to their local region, local region लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसके सब पॉइंटर्स हैं कुछ, अब सेकंड पॉइंट लिखो, लैग्ड यूनिवर्सल सपोर्ट, लैग्ड यूनिवर्सल सपोर्ट। कोई पॉइंट अगर समझना है तो बता देना। लैग्ड यूनिवर्सल सपोर्ट, हाँ, यूनिवर्सल सपोर्ट मीन्स सबका सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, इसमें एग्जाम्पल लिखो, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास लिखो प्राची, मिडिल क्लास साउथ इंडिया, साउथ इंडिया डिड नॉट सपोर्टेड, बॉम्बे मद्रास आर्मी कीप क्वाइट है, ठीक है, बॉम्बे मद्रास इन्फेंट्री लिख लो, आर्मी लिख लो, वर क्वाइट, सिख, सिक्स SIKHS, सिक्स वर अफ्रेड ऑफ मुगल रिसरेक्शन, सिक्स वर अफ्रेड ऑफ मुगल रिसरेक्शन। मतलब रीइमर्जेंस, दोबारा से पावर में आना। वो कुछ नहीं, चुप बैठे हुए हैं, ठीक है। प्लस और भी इश्यूज हो सकते हैं, वो PhD करोगे तो उसमें समझ आ जाएगा, अच्छे से कर लेना। इसमें लिखो, एक और लिखो, पंजाब एंड गुरखा आर्मी, पंजाब एंड गुरखा आर्मी हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। एक आर्गुमेंट लिखो एरिक स्टोक का, एरिक स्टॉक, एरिक स्टॉक, एरिक स्टॉक का आर्गुमेंट है, द न्यू मैग्नेट्स, द न्यू मैग्नेट्स, मैग्नेट चुंबक, वही वाला मैग्नेट लिखना, द न्यू मैग्नेट्स, MAGNET, द न्यू मैग्नेट्स, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिखो तालुकदार्स जमींदार्स, बता रहा हूं, लिखो पहले लिखो, द न्यू मैग्नेट्स ब्रैकेट में तालुकदार जमींदार सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अब ये जनरल नहीं है, ठीक है ना, कुछ उधर भी हैं कुछ इधर भी हैं, क्लियर है। न्यू मैग्नेट्स का मतलब ये है कि ये नए सपोर्टर्स इमर्ज हुए ब्रिटिशर्स के लिए। अभी तक हमने क्या देखा था, जमींदार तालुकदार अगेंस्ट थे ब्रिटिश, जो पीसेंट मूवमेंट्स हमने देखी। 1857 रिवोल्ट में क्या हुआ, सम ऑफ द तालुकदार और जमींदार वो ब्रेक वाटर्स का काम कर रहे हैं। ब्रेक वाटर्स समझते हो, सी वेव्स होती हैं, ऊपर आती है एकदम से गिर जाती है, टूट जाती है, जियोग्राफी कर लिया ना,
सी स्प्लैश वगैरह ये सब टर्म्स होती हैं उसमें। तो ब्रेक वाटर्स का काम कर रहे थे कि जो वेव आ रही थी 1857 रिवोल्ट की, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया, एकदम से वो डाउन चली गई। किसने सपोर्ट कर दिया? जमींदार तालुकदार। ठीक है, तो द न्यू मैग्नेट्स, दोनों साइड। एक होता है ना, एक एक वर्ड होता है टर्न कोट। टर्न कोट पहले इधर थे फिर इधर हो गए। पहले जब आपको दिखा कि रिवोल्ट थोड़ा सक्सेस हो रहा है, ठीक है, रिबेलियन हो रहा है, तो वो उस साइड हो गए। जब उनको दिखा कि ब्रिटिश वापस से कंट्रोल में आ रही, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम वैज्ञानिक सुनाओ, तो मौसम चेंज हो रहा है तो इधर हो गए। टर्न कोट्स बोलते हैं, डिफेक्शन कर लिया। ठीक है, क्लियर है? ये जो एरिक स्टॉक और ये द न्यू मैग्नेट्स वर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना, ये यूज करना आंसर में, तब थोड़ा आंसर अलग होगा, वरना जनरल तो सभी लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड लैग्ड यूनिफाइड आइडियोलॉजी। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड लैग्ड यूनिफाइड आइडियोलॉजी। कभी टाइम मिले तो मंगल पांडे मूवी देख लेना, ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे तुमको। ठीक है, इसमें लिखो, नेक्स्ट इसी में सब पॉइंट लिखो। दे रिलाइड ऑन, दे रिलाइड ऑन, दे रिलाइड ऑन आउटडेटेड फ्यूडल सिस्टम, आउटडेटेड फ्यूडल सिस्टम with Bahadur Shah as their head, with Bahadur Shah as their head। पुअरली ऑर्गेनाइज का मतलब है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल डेट डिसाइड करी है 10th ऑफ मई फॉर एग्जांपल, तो किसी ने 8th मई को ही कर दिया, किसी ने 10th को किया, कोई 12th को कर रहा है। तो एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर नहीं था कि एक साथ हो। मींस ब्रिटिशर्स को टाइम नहीं मिलना चाहिए था ये कंट्रोल वापस लेने में। एक साथ अगर कर, मेरठ वाले भाई हमने तो कर दिया, अब आ जाते हैं अपना दिल्ली में, हमने कर दिया, अब आप स्टार्ट करो, अब आप अपना देखो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे थे ना वो लोग कि 10 तारीख को करना है। हाँ, तो मैसेज देते, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होता तब होता। ठीक है, टेलीग्राफ सर्विसेज ब्रिटिशर्स के पास थी, इनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, ये लास्ट हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिसोर्स क्रंच। रिसोर्स क्रंच, दे लैग्ड, दे लैग्ड मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मॉडर्न आर्म एंड एम्यूनिशन। इनके आर्म्स क्या होंगे? बो, एक्स, सॉर्ड्स, ठीक है, स्पीयर्स, प्लस जो कैंट से राइफल लेकर आए हैं ये लोग। ठीक है, रिबेल करके जो वहां से राइफल उठाकर लेकर आए हैं, ये कुछ कुछ होगा। तो क्या पॉइंट है? रिसोर्स क्रंच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है, इसी में लिखो सब पॉइंट, पीजेंट आर्मी, इट वाज अ पीजेंट आर्मी, इट वाज अ पीजेंट आर्मी which was ill trained, ill trained, ILL, ill trained। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क्स। नेक्स्ट लिखो, रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव आउटलुक मीन्स बैकवर्ड लुकिंग आउटलुक, की टर्म है डिफरेंट डिफरेंट। रेट्रोग्रेसिव आउटलुक, हाँ, बैकवर्ड लुकिंग लिखा नहीं है ना अभी इस वाले में, वो मैंने एक्सप्लेन किया था जनरल, यहां पर पॉइंट लिख लो। बैकवर्ड लुकिंग सेम मीनिंग है इसका। ये क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? पुरानी वाली अथॉरिटीज, मुगल्स दिल्ली में, नीचे पेशवास, ठीक है, जो भी हैं जहां पर, झांसी वगैरह। नेक्स्ट लिखो, टेंडेंसी, सेंट्रीपिटल टेंडेंसी, सेंट्रीपिटल टेंडेंसी टू accumulate in Delhi।
सेंट्रीपीटल टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट इन दिल्ली। इसमें ब्रैकेट में लिख लो एरिक स्टॉक, दोबारा उसी का नाम लिखो ब्रैकेट में, एरिक स्टॉक, आगे लिखो उसके लिमिटेड स्प्रेड। आर्गुमेंट क्या है? लिमिटेड स्प्रेड। स्प्रेड लिमिटेड था, शुरू तो यहां भी हो गया वहां भी हो गया, बट सब लोग आ गए दिल्ली में। और फिर अटैकिंग पॉइंट क्या होगा ब्रिटिशर्स का, कि दिल्ली फतेह करो सब कंट्रोल में आ जाएगा। यस, चांस दे दिया उन्होंने कि हम लोग सब दिल्ली में हैं, यहां आ जाओ। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंटर्स सब क्लियर है, इनमें कोई डाउट तो नहीं है? अब लिखो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिशर्स, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट, सुपीरियर लीडरशिप, उधर वीक लीडरशिप इधर सुपीरियर लीडरशिप। कौन था गवर्नर? गवर्नर कौन था? नहीं, डलहौसी जस्ट गया है अभी, अभी जस्ट कोई आया है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड, सुपीरियर लीडरशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग, कैंपबेल, कैंपबेल, हैवलॉक, हैवलॉक, हैवलॉक। नेक्स्ट लिखो, लीडरशिप फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड लिखो मॉडर्न रिसोर्सेज, उधर रिसोर्स क्रंच इधर मॉडर्न रिसोर्सेज। इसी में आगे लिख लेना अनलिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आर्म्स, एमिनिशन एंड सोल्जर्स, आर्म्स, एमिनिशन एंड सोल्जर्स। नेक्स्ट लिखो मॉडर्न कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्या होगा? टेलीग्राफ, रेलवेज। 1853 में ही आया सब, 4 साल पहले, तो वो ऑलरेडी होगा। तो इससे क्या होगा? मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी इजी हो जाएगा, कलकत्ता से सीधा दिल्ली। ठीक है, जितना मेरठ से वो दिल्ली आएंगे वॉक करके, इतना ये कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, ट्रेन से। नेक्स्ट लिखो हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड with the help of modern bureaucracy, highly organized with the help of modern bureaucracy। पहले नहीं ऐसे होता है कि उसने ये कर दिया होता, बैटल ऑफ पानीपत में वो तीर नहीं लगा होता, तो असल में पॉसिबल भी, मतलब उस सिचुएशन में आप देखो पॉसिबल भी नहीं है इतने बड़े लेवल पे रिवोल्ट एक साथ करना। अभी मैं आपको बोलूं कल क्लास है तो आप बोलेंगे सर नहीं कल क्लास नहीं लेनी, कुछ बोलेंगे ले लो, हम यहीं ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समझ? वैसे है कल क्लास, सैटरडे है ना कल, कल है, कल क्लास है, हाँ 12 बजे। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दे अटैक्ड, they attacked the heart of revolt, they attacked the heart or center of revolt। कौन सा है सेंटर? दिल्ली। सब लोगों को दिल्ली पे ही अटैक करना होता है ना? सही में ऐसे तो कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं हो पाता है। they attacked the heart of Delhi, ठीक है, September 1857, fall of Delhi, September 1857, fall of Delhi। This broke the backbone of revolt, this broke the backbone of
रिवोल्ट। इसी में लिखें बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड, बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड एंड एक्साइल्ड टू रंगून, बर्मा। मोदी जी भी गए थे 1516 में शायद, नहीं इसमें मोदी जी नहीं लिखना, मैं बता रहा हूँ मोदी जी भी विजिट करके आए थे ना मज़ार पर 15 और 16 में शायद। क्या लिखा है? कैप्चर्ड एंड एक्साइल टू बर्मा एंड डिसेंडेंट्स वर किल्ड। तो यहां पर मुगल अथॉरिटी एंड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रेश ट्रुप्स, फ्रेश ट्रुप्स, ट्रुप्स क्या होगा? आर्मी। फ्रेश ट्रुप्स वर कॉल्ड फ्रॉम, वर कॉल्ड फ्रॉम पर्शिया एंड ब्रिटेन, मोबिलाइज्ड और कॉल्ड फ्रॉम पर्शिया एंड ब्रिटेन। मोबिलाइज लिख लो या कॉल्ड, पर्शियन ब्रिटेन, सीधा ब्रिटेन से फोर्स आ रही है। नेक्स्ट लिखो, यूज ऑफ प्रोपोगेंडा, यूज ऑफ प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा का यूज हमेशा होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, चाहे पहले व्हाट्सएप, हाँ हाँ वही एग्जाम्पल वही होगा। यूज ऑफ प्रोपोगेंडा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसमें लिखो इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड मिस व्हीलर पेंटिंग, मिस व्हीलर दिखाया था मैंने, मिस MISS मिस व्हीलर, WHEELER व्हीलर, मिस व्हीलर, डिफेंडिंग हरसेल्फ फ्रॉम रेबल्स, डिफेंडिंग हरसेल्फ फ्रॉम। अब सोचो एक सेकेंड, ये फोटो इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में है, ठीक है, तो ये एज एन प्रोपेगेंडा काम कैसे करेगी ये बताओ मुझे, क्या फायदा क्या है? हाँ ठीक है, और तुम क्या बोल रहे थे? यस। अभी क्या होगा, अब जैसे यहाँ रिवोल्ट हो रहा है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई है इंग्लैंड में, वो क्या बोलेगी, अपने जो वहाँ पर क्राउन है, किंग है ना वहाँ पर, किंग क्वीन, क्राउन है, जनरल पब्लिक है, उनसे सपोर्ट की उम्मीद करेगी कि हमें सपोर्ट मिले, हम और सोल्जर्स भेजें, रिसोर्सेज भेजें, उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करके पैसा भेजें वहाँ पर। तो ये कैसे होगा? जब तक तुम प्रोपेगेंडा कुछ दिखाओगे नहीं, जब तक नहीं होगा, ठीक है। तो मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ। एक और था मेमोरियम पेंटिंग, एक और है मेमोरियम पेंटिंग, लिख लो MEMO। ये दोनों पॉइंट कहीं मिलेंगे नहीं, याद रखना, स्पेक्ट्रम में नहीं है ये। इसमें सिंपल पेंटिंग्स में क्या है, इंग्लिश वुमेन डिफेंडिंग देमसेल्फ फ्रॉम रिबल्स, ठीक है। मेमोरियम, मेमोरियम पेंटिंग, क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, बताओ। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी हैं, सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ब्रेक। अरे सिर्फ ऐसे ब्रेक नहीं, ऐसे बताओ कुछ, बोलो कोई इशू, कोई डाउट, कोई शिकायत इनसे, इन लोगों से। एक एक फोटो मिस हो गया, वो बहुत अच्छा फोटो था। अ, ये है शायद, ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है? देखो, एग्जाम्पल सेट करने के लिए हैंग तो नॉर्मल है, बीहेडिंग भी नॉर्मल है, शूट करना भी नॉर्मल है, यहाँ पे क्या क्या कैनन से उड़ा दिया। जो रिबेल्स हैं, जो म्यूटिनी किए हैं सोल्जर्स, उनको जो कैनन्स हैं, तोप, उसके सामने बांधा और उड़ा दिया, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्रुएलिटी, ठीक है। तो ये एक दूसरा फोटो था, वो मिस हो गया इसमें, मैं ये डाला नहीं। हैंग तो बहुत नॉर्मल है, हैंगिंग, ठीक है, क्लियर है ना? खौफ बैठाने के लिए पेंटिंग नहीं है, जनरल है, ये तो रियलिटी है, पेंटिंग नहीं। गूगल कर लेना कि पनिशमेंट टू रिबल्स 1857, ठीक है, मिल जाएगा वो। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग
इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। इसका एक स्टेटमेंट लिख लो, क्या बोलना है, कुछ बोलना था क्या तुमको? इसमें स्टेटमेंट लिखो एक, 1857 रिवोल्ट फेल्ड, फेल्ड बट, फेल्ड बट it gave severe jolt, severe jolt to British administration, severe jolt मीन्स बैकफुट पे लेकर आ गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। अब मुझे बताओ आप लोग कि कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हुआ था 1857 के बाद। एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1858। हाँ, कौन सा रिफॉर्म्स? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होंगे, आर्मी के रिफॉर्म्स होंगे, वाइस रॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह ये सब होगा। और यस, अभी तक क्या बोल रहे थे कि हम आपको सिविलाइज करेंगे, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट जो जील थी उनकी, उसको बैकफुट पे डाल दिया। नहीं, इंडियंस आर बियॉन्ड रिफॉर्म, ये स्टेटमेंट है, इंडियंस आर बियॉन्ड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म हो ही नहीं सकता इनका, ठीक है। जो हमारा टारगेट है वाइट मैंस बर्डन का, ठीक है, डार्क फेस से आपको लाइट की तरफ लेकर जाना, वो नहीं हो सकता, इंडियंस का नहीं हो सकता, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जो सोशल रिफॉर्म्स पहले से हो रहे हैं, सती वाला एक्ट आया था 1829, विडो रीमैरिज का एक्ट आया था 1856, उससे पहले और भी चीज़ें हुई थी, थर्ड आर्मी का हुआ, ठगी का हुआ, बहुत सारे 1857 से बहुत सारे हैं पहले। इसके बाद कम हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ वो होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या ये सब डिमांड करेंगे, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं, फर्स्ट चीज ये, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एनेक्सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अवध का एनेक्सेशन करने की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, पीजेंटाइजेशन था ना वो, सॉरी, जो नर्सरी ऑफ अवध की, नर्सरी ऑफ बंगाल सोल्जर्स या कलकत्ता सोल्जर्स, उनकी कौन है? अवध। तो अवध का एनेक्सेशन किया था, वो एक बहुत बर्निंग पॉइंट बना था रिवोल्ट का। तो अब एनेक्सेशन नहीं होगा, ये क्वीन प्रोक्लेमेशन से आया था। इंडियन सोल्जर्स की जगह उनका प्रोपोर्शन कम करेंगे और जो इंग्लिश सोल्जर्स है उनका प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे, रेशो। यस, मुस्लिम्स जो हैं उनको ऑफिशियल अथॉरिटी से हटाएंगे, ठीक है। तो यहां पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी शुरू हो जाएगी। प्लस मिलिट्री में एक नया टैगलाइन आएगी, कौन सी? मार्शल रेस की। ये जो पठान्स हैं, जो सिख्स हैं, ये मार्शल रेस है। जो बंगाल आर्मी है, जो अवध वाले हैं, ये मार्शल रेस नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट यहां से आता है, क्लियर है? मार्शल रेस पता है ना? मार्शल रेस में फाइटिंग रेस, जो कुछ कुछ रेसेस हैं, जैसे सिख हो, पठान्स हो, तो इनको हम बोलते हैं ये सोल्जर्स ही रहते हैं, ये फाइटिंग रेस है। गुरखाज हो, ठीक है ना, तो जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, देवर कॉल्ड एज मार्शल रेस, ठीक है ना। और बताओ, रूल का चेंज होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी थी अभी तक, अब सीधा क्राउन के अंदर आ जाएगी। क्लियर है सबको ये पॉइंटर्स? क्राउन अपने अंडर में ले लेगा सब कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे एक्ट्स आएंगे, 1861, 1858, 61, 91, फिर ऐसे चलता रहेगा। और क्या इंपैक्ट होगा? जो फ्यूडल जो अथॉरिटीज है इंडिया की, ठीक है, लेड बाय बहादुर शाह जफर, अभी एक आर्गुमेंट लिखवाया था मैंने, उनका डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन हो गया तो ये देखेंगे, जो इंडियन नेशनलिज्म है, जो मूवमेंट स्टार्ट होगी, वो ये डिसाइड करेगी कि विद फाइटिंग या वॉर के थ्रू हम इंडिपेंडेंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रूव हो गया 1857 रिवोल्ट में, ठीक है ना। पॉसिबल नहीं है पैन इंडिया लेवल पर सब ऑर्गेनाइज करना और वायलेंस के थ्रू इनको जो, हाँ, इनको यहां से हटाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश रूल को, ठीक है। ये होगा। तो अब क्या होगा? प्रोटेस्ट मूवमेंट चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट में भी चेंज हुआ था ना 1857 के बाद, रेंट एक्ट 10 यूज कर रहे थे वो 1859 वाला। ये पॉइंट क्लियर है ना? तो वायलेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों में जाएंगे, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स, ठीक है। आईएनसी का फॉर्मेशन होगा। लिखो, इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लिया आपने।
फर्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखो, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन थ्रू द एक्ट ऑफ 1858। ब्रैकेट में लिखना एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट या गवर्नेंस जो भी लिखना है आपको। इसी में लिखो क्वीन अडॉप्टेड द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन अडॉप्टेड द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एक चीज ध्यान रखना, ये टाइटल अडॉप्ट करेगी क्वीन, किसकी क्वीन? ब्रिटिश क्वीन, ठीक है ना। ये 1858 में होगा और ये टाइटल कब हटेगा? 1947 वाले एक्ट में, ठीक है ना, वहां पे मैं लिखवाऊंगा, यहां तक रहेगा ये, ठीक है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था और ये डिबेट भी चल रही थी कि इंटेंशनल था इंडिया का ऑक्यूपेशन, और एक जो ब्रिटिशर्स है वो बोल रहे हैं इंटेंशनल नहीं था। इंडियंस बोलते हैं ये जो ऑक्यूपाई किया इंडिया को, इंडियन एम्पायर बनाई, ये इंटेंशनल था, इनकी पॉलिसी थी, क्योंकि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडर्स थी, ट्रेडर थी। अभी पॉलिटिकल अथॉरिटी आ गई है, क्वीन प्रॉपर, क्लियर है। पहले ट्रेडर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी, अब प्रॉपर पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा ये, यहां तक क्लियर है। अब इसमें ये बताओ, डाउट पता है क्या होता है कि जैसे बाबर आया, उससे पहले हुन्स आए, ग्रीक्स आए बहुत सारे, ठीक है, उन लोगों ने रूल एस्टेब्लिश किया, ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि वो इन्वेडर्स थे, आर्मी लेकर आए थे, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। नादिर शाह आया, अब्दाली आया, जो भी आए बाहर से, इन्होंने रूल इंडिया में एस्टेब्लिश किया बिकॉज वो आर्मी लेकर आए, उन्होंने यहाँ फाइट की और अपना रूल एस्टेब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स थे, बनियागिरी, ठीक है, इन लोगों ने रूल कैसे एस्टेब्लिश कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इन लोगों ने कैसे कर लिया, ये सोल्जर्स लेकर नहीं आए। बैटल ऑफ प्लासी में कितने सोल्जर्स थे क्लाइव के पास? अराउंड 2000 से वो इंडियंस को हरा रहा है, ठीक है, ये हमेशा डिबेट बनी रहती है, ठीक है। तो इसलिए पिछले साल जीएस में क्वेश्चन आया था कि जो ब्रिटिश ये एम्पायर क्रिएट हुआ इंडिया में, दैट वाज क्रिएटेड बाय इंडियंस देमसेल्फ। स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन था, मुझे वर्ड्स तो याद नहीं है, इंडियन सिपॉयज के रिलेटेड था वो क्वेश्चन, कि इनके पास जो आर्मी थी वो खुद इंडियंस थे, इंडियन सिपॉयज थे वो, ठीक है। इनके तो अपने तो बहुत कम नंबर्स थे, ठीक है। 2000 शुरू में 50,000 सपोर्ट किसने दी थी? मीर जाफर ने, 50,000 सोल्जर्स मीर जाफर के पास थे, यस। तो ये पिछले साल 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें एनालिटिकल होती है, ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, क्या लिखा था गौर? हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड विसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड वाइसरॉय, वाइसरॉय विसरॉय जो भी पढ़ो आप, जैसे मिडीवल और मिडाइवल पढ़ते हो, ठीक है। GGI लिख लिया करो गवर्नर जनरल को, GGI, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया करो, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, तो फर्स्ट विसरॉय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट लिखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड। जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, कंपनी खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया और वाइसरॉय। कोई फर्क हुआ वाइसरॉय GGI से बन के वो वाइसरॉय बना? कुछ फर्क आया? कोई खास फर्क नहीं हुआ, नाम चेंज हुआ बस। गवर्नर जनरल वो जो था सिंबल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ट्रेडर का, अब इन्होंने वाइसरॉय अपना नाम लेकर आ गई, ठीक है ना।
और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार पीटी में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, याद रखना ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। क्लियर है? अब दो 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 ऑफिसर्स बताए मैंने, एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय, दोनों का काम क्या है? डिफरेंशिएट करो जरा। और ये भी बताया मैंने कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है। यस, ये लिंक्स है। देख, जो गवर्नमेंट यहां पर इंडियन गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? गवर्नर जनरल इंडिया, ठीक है। उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी किसको है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंग्लैंड में जो बैठा हुआ है वो यहां से अकाउंटेबल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जैसे यूएस में देखा होगा सेक्रेटरी फॉर स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ ये आर्मी, इस तरीके से होता है ना। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी वाइसरॉय की उस तरफ, और ऊपर क्वीन आ गई। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना कैसे है? नेक्स्ट लिखो, चेंज इन आउटलुक, सेकंड पॉइंट, मेन पॉइंट है ये, चेंज इन आउटलुक। चेंज इन आउटलुक टूवर्ड्स इंडियन, टूवर्ड्स इंडियन। एग्जाम्पल लिखो, क्वींस प्रोक्लेमेशन, सुना होगा? क्वींस प्रोक्लेमेशन, इसमें लिख लेना नो एनेक्सेशन। अब कोई एनेक्सेशन नहीं होगा। नो पोस्ट कन्वर्जन, ये सारे इश्यूज है ना पहले वाले, कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। नो एनेक्सेशन, नो पोस्ट कन्वर्जन, नो डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, नो डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। कहने के लिए तो ठीक है ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो अलग है, कहने के लिए ये है। नो पोस्ट कन्वर्जन, नो एनेक्सेशन, एक और बताया था मैंने थर्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट्स सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक स्टेटमेंट लिख लो, उसको ना जो 1858 वाला एक्ट है उसमें लिंक कर देना। एक स्टेटमेंट लिखो, इन कॉन्सेप्चुअल टर्म, इन कॉन्सेप्चुअल टर्म, ये मेंस का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहां से। इन कॉन्सेप्चुअल टर्म, ब्रिटिश ब्रिटिश who had started their rule as outsider, who has started their rule as outsider, become insider, become insider by vesting, vesting. In conceptual term, British who had started their rule as outsider become insider by vesting in their monarch, by vesting in their monarch the sovereignty of India, the sovereignty of India। समझ आ रही है ना स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है? पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट आउटसाइडर की तरह थी कि कंपनी है वही रूल कर रही है, वो आउटसाइडर है। अभी क्या हुआ, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया तो इनसाइडर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, नेक्स्ट मेन पॉइंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है मेन पॉइंट। कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूं फिर उनके अंदर सब पॉइंट्स बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मेन पॉइंट है, इसमें लिखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी में सब पॉइंट, यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड, या नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इंक्रीज्ड, ब्रैकेट में लिखना 1:2, 1:2 in Bengal army, 1:2 in Bengal army, and 2:5, 2:5 in Bombay and Madras, 1:2, 2:5। ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? बताओ जरा 1:2 का क्या मतलब है फैजान? फैजान 1:2
2 यूरोपियन 1 इंडियन। प्राची, हाँ पहले मुझे 1:2 बताओ सिर्फ। हाँ उल्टा, फैजान जो तुमने बोला है उसका उल्टा। देखो 1:2, 2 यूरोपियंस नहीं कर सकते, उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं, उनकी तो पॉपुलेशन भी नहीं है उतनी यूपी के बराबर। ठीक है, तो 1 यूरोपियन:2, 2 इंडियंस। ये बंगाल आर्मी जो कि रिवोल्ट रिवोल्ट कर रही थी, तो वहां पे ये कर दिया 1:2। 33% ब्रिटिशर्स रहेंगे, 66% इंडियंस रहेंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा दी पहले से। मद्रास और बॉम्बे वाला जो बोल रहे हो प्राची आप, वो 2:5 है। दैट मीन्स 2 यूरोपियंस 5 इंडियंस, हर 2 यूरोपियंस में 5 इंडियंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यूरोपियंस वर अपॉइंटेड इन की पोजिशन। यूरोपियंस वर अपॉइंटेड इन की पोजिशन geographically and militarily, geographically and militarily, appointed in key position, key, KEY, key position, geographically and militarily। ज्योग्राफी मतलब जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है वहां पर यूरोपियंस रहेंगे हेड, और जो मिलिट्री में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना एमिनेशन, आर्म्स एंड एमिनेशन। यूरोपियंस वर अपॉइंटेड इन की पोजीशन ज्योग्राफिकली एंड मिलिटरीली। मिलिटरीली में ब्रैकेट में लिखो आर्म्स एंड एमिनेशन। आर्म्स एंड एमिनेशन यूरोपियंस के कंट्रोल में रहेगा। क्लियर है पॉइंट? डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट लिखो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाज यूज्ड, सब पॉइंट इसी में। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाज यूज्ड इन रेजिमेंट्स, इन रेजिमेंट्स। इसमें लिखो एग्जाम्पल, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रीजन, कास्ट एंड रीजन, रीजन REGION। नेक्स्ट लिखो, इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल रेस। मार्शल रेस, हाँ सब मिलिट्री वाले ये सब पॉइंट है। मार्शल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी है ना सारा ये, तो मार्शल रेस भी तो आर्मी के अंदर आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्शल रेस कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, पंजाबी, पठान्स, गुरखास। इसी में लिख लेना डिक्लाइन टू बंगालीज। हाँ, किस किस को दिया था मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट सिंबल? पंजाबीज को, पठान्स को, गुरखास को, और जो जो रिवोल्ट कर रहे थे, म्यूटिनी कर रहे थे, उनको नहीं दिया। ठीक है ना, बंगाल आर्मी। नेक्स्ट लिखो, चेंज्ड आउटलुक, चेंज्ड, नेक्स्ट मेन पॉइंट, चेंज्ड आउटलुक टूवर्ड्स नेटिव स्टेट, टूवर्ड्स नेटिव स्टेट। थक तो नहीं गए? थक गए हो, कोई बात नहीं, लिखो फिर भी। 4000 वर्ड्स लिखना है 3 घंटे के अंदर, प्रैक्टिस करो, हिसाब लगा लेना। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चेंज्ड आउटलुक टुवर्ड्स नेटिव स्टेट, नो एनेक्सेशन, इसी में नो एनेक्सेशन। इसी में लिखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, DOL, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से एंडेड, क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, बताएं जरा। कोई लीगल हियर नहीं है किसी का, तो वो स्टेट खत्म कर दिया जाएगा, एनेक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक थी 1857 रिवोल्ट को ट्रिगर करने में। ठीक है ना, मराठास का जो पेशवा था बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड का बेटा था तांत्या टोपे। ठीक है, बट वो अडॉप्टेड सन था, रियल हेयर अगर नहीं है, ठीक है, रियल बेटा नहीं है, तो वो स्टेट एनेक्स हो जाएगा। वो अडॉप्ट करे ना करे उससे कोई रीजन नहीं है। यही इशू झांसी का भी था, यही इशू इशू पेशवा पठान इसका था, मराठास का था। ठीक है ना, क्लियर है ये? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से एंड कर दिया, अब नहीं, आप अडॉप्ट करो, आपकी मर्जी। नेटिव स्टेट्स क्या होता है? प्रिंसली स्टेट्स। नेटिव स्टेट हैदराबाद, नेटिव क्या होता है? जो लोकल स्टेट्स हैं,
हैदराबाद, अवध, ये सब नेटिव स्टेट्स है ना। अवध तो चलो नेक्स्ट हो गया, लेकिन और तो बहुत सारे हैं ना। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिलेगा, उस वक्त भी 562 नेटिव स्टेट्स थे, 562। एक स्टेट में तो सिर्फ 2 ही 3 लोग थे बस, ठीक है। और एक स्टेट में अराउंड 3 मिलियंस थे, हैदराबाद, ठीक है। वो लिखाऊंगा बाद में, लिख कराएंगे उसको। तो 562 अराउंड है अप्रोक्स। नेक्स्ट लिखो, सर्च फॉर न्यू फ्रेंड्स, सर्च फॉर न्यू फ्रेंड्स। चेंज्ड आउटलुक नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट। चेंज्ड आउटलुक में नेटिव स्टेट वाला लिख लिया ना पूरा, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह लिख लिया। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट है, सर्च फॉर न्यू फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग इसी में, लॉर्ड कैनिंग यूज द टर्म, लॉर्ड कैनिंग यूज्ड द टर्म, या फ्रेज भी लिख सकते हो, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन इन द स्टॉर्म। समझ आ रहा है ना पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? समझाया था मैंने, यस। जो रिवोल्ट का वो मूवमेंट चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया। तो जिन्होंने ब्रेक किया, जिन्होंने उस चीज में हेल्प की, उनको क्या बोला? ब्रेक डाउन इन द स्टॉर्म्स, न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स हैं हमारे, जमींदार, तालुकदार, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइज ऑफ, हाँ मेन पॉइंट, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये वाला पॉइंट जब आईएनसी होगा वहां क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है ना, वहां अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट लिखो, एंड ऑफ रिफॉर्मिस्ट ज़ील, ZEAL, रिफॉर्मिस्ट ज़ील, EAL। ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट, इसी में कंटिन्यू, ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट इंडियंस वर बियॉन्ड रिफॉर्म्स। थॉमस मेटकाफ का आर्ग्यूमेंट है, आफ्टर 1857, थॉमस मेटकाफ का आर्ग्यूमेंट है, आफ्टर 1857 इट वाज द कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म। अब रिफॉर्म नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम लिबरल हैं बट कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म। ये पॉइंट क्लियर है, आर्ग्यूड बाय थॉमस मेटकाफ। इसका मीनिंग ये है कि 1857 से पहले व्हाइट मैंस बर्डन चल रहा था कि वी आर हेयर टू सिविलाइज यू, बट 1857 से उनको क्या समझ आया कि इंडियंस आर बियॉन्ड रिफॉर्म्स। उनकी अपनी पॉलिसी है, सिंपल है, अपने रूल को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि तुमको रिफॉर्म करें। हमें अपना रूल प्यारा है, हम उसके ऊपर फोकस करें कि तुमको जो करना है करो, ठीक है। तो अब हम रिफॉर्म्स इनिशिएट नहीं करेंगे। इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट सुना होगा तुमने, इंग्लिश सुना है नहीं सुना? इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म, कल मैंने बोला था ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, एक फिलॉसफी है। ये जो फिलॉसफी थी ये इंग्लैंड से आई थी। तो जो ये सब हैं, क्या नाम था उसका, J.S. मिल, जेम्स मिल सुना होगा, ठीक है ना, बेंथम, ये सब लोग क्या बोल रहे थे कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? आप लॉज के थ्रू रिफॉर्म करो। 1857 से पहले ये आइडियोलॉजी थी गवर्नेंस की इंडिया में कि लॉज के थ्रू इंडियंस को रिफॉर्म करो। एग्जाम्पल क्या था? एंटी सती लॉ, विडो रीमैरिज एक्ट 1857। अब जो न्यू, पहले यूटिलिटेरियनिज्म चल रहा था, यूटिलिटेरियनिज्म, अब वो फिलॉसफी चेंज होकर कौन सी आ गई? कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म। लिख लिया करो मार्जिन में, तुम लिखते नहीं हो। यूटिलिटेरियनिज्म लिख लिया, जेम्स मिल लिख लिया, J.S. मिल लिख लिया, बेंथम लिख लिया, GHGN लिख लिया, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर नहीं लिखा ना। यहां से क्वेश्चन बनता है
ये देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर मैं लिखवाऊं कुछ एक्स्ट्रा, बट ये कनेक्ट कर रहा हूं मैं। साइड वाले पॉइंटर्स साइड में लिख लिया करो मार्जिन्स में। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अभी तो कंपनी का रूल तो खत्म हो गया, अब जो चलेगा वो पॉलिटिकल रूल चलेगा, मेन किसका, क्राउन का। नहीं, इकोनॉमिक जो कॉलोनियलिज्म वाला मेन है वो तो बेस है, वो तो हमेशा रहेगा। ठीक है, प्लांटर्स, इंडिगो रिबेलियन सब चलता रहेगा। ये सारे देखो, उनका रूल करने का मेन रीजन क्या था, तुमको डेवलप नहीं करना है, हमको अपना कॉलोनियलिज्म जो है प्रॉफिट उधर लेकर जाना है, ये था। अल्टीमेटली 1947 में जब इंडिपेंडेंस होगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि रीजन क्या होगा इंडिपेंडेंस का, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, आप ये बोलोगे कि गांधी जी ने स्टेप लिए, भगत सिंह रेवोल्यूशनरीज काम कर रहे थे, सोशलिस्ट काम कर रहे थे, कम्युनिस्ट काम कर रहे थे, आप लोग यही आर्गुमेंट दोगे। एक आर्गुमेंट ये होता है कि 1947 में इट वाज नॉट फीजिबल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गवर्न इंडिया, उनके रिसोर्सेज अलाउ ही नहीं कर रहे थे। अलाउ नहीं कर रहे तो अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना है उनको, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्या है, कॉलोनियलिज्म का। जब उनको लगा कि अब पॉसिबल नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया, रिसोर्स क्रंच है, कैसे करेंगे, नेशनल मूवमेंट भी चल रही है, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो वन ऑफ द रीजन ये था यहां से जाने का, नेशनल मूवमेंट चल रही है वो अदर रीजन है। ठीक है, यस। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब उनको रिसोर्स फिजिबल नहीं होंगे इंडिया को गवर्न करने के, तो यहां रूल करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो बाहर चले जाओ। लास्ट एक क्वेश्चन लिखो, डू यू एग्री, डू यू एग्री that the revolt of 1857, do you agree that the revolt of 1857 was elitist, elitist? In nature, elitist in nature। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्या है मीनिंग इसका? अपर क्लास, तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या दोगे, आर्ग्यूमेंट्स? डू यू एग्री दैट इट वाज एलिटिस्ट इन नेचर, तो पहले आर्ग्यूमेंट दो इन फेवर। एलिटिस्ट कैसे था? फ्यूडल लॉर्ड्स, बहादुर शाह जफर एज अ लीडर, ठीक है, जमींदार्स, पीजेंट्स, ओ जमींदार्स, ये सब लिखोगे एलिटिस्ट में। बट डू यू एग्री है पॉइंट क्वेश्चन। अब दूसरा साइड लिखो, नो इट वाज नॉट एलिटिस्ट, यस इट वाज हैविंग मास कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो उसमें आप पीजेंट्स को लाओ, आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन को लेकर आओ, इन सब के आर्गुमेंट्स लिखो, पॉइंटर्स हैं आप लोगों के पास सारे। ठीक है, तो दो साइड हैं इस पॉइंट के, इसके एक यस, यस लिखना मत, लेकिन आर्ग्यूमेंट देना है यस के फॉर्म में, और दूसरा नो, इसका मास कैरेक्टर था। नेचर कैरेक्टर में लिखवाया था ना मैंने, नेचर कैरेक्टर में मास है, एलिटिस्ट है, सिपॉय म्यूटिनी है, वही सारे पॉइंटर्स यूज कर लेना। यस, तो पीजेंट जो लोकल लेवल पर है, सबअल्टर्न अप्रोच कल बताई थी मैंने, रिवोल्ट ऑफ सबअल्टर्न्स, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन, तो वो वाले पॉइंटर्स इधर आ जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? लिख कर लाना ये। यस वाले में लिखें बहादुर शाह जफर, मुगल एम्परर एज द हेड, फ्यूडल लॉर्ड्स लोकल लेवल पर रानी झांसी, तांत्या टोपे, नाना साहेब, ये सब एग्जांपल्स दो, जमींदार्स के एग्जांपल दो। नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो कॉजेज में हो गया, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उसको एज एन एग्जांपल अंदर ले सकते हो, मेन पॉइंट नहीं बनेगा वो। मेन पॉइंटर्स बनेंगे कि लीडर कौन थे, वो लीडर एलिटिस्ट थे। ठीक है, तो एलिटिस्ट वाले लीडर कौन कौन से वो बता दो, जितने भी एग्जांपल्स मैप में बताए बताए थे सबको यूज करो उनको। और नहीं थे तो मास कैरेक्टर बताओ, मास कैरेक्टर कैसे लिखना वो पता है आप लोग को, ठीक है ना? हाँ, इसको 10 मार्कर्स में ही रखो, 150 वर्ड्स। रोल ऑफ सिपॉयज भी लिखो, पीजेंट्स भी लिखो, कि सिपॉयज ने प्रेशराइज किया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर था एलिटिस्ट, बट एलिटिस्ट नहीं, क्योंकि बहादुर शाह जफर वाज प्रेशराइज्ड बाय सिपॉयज। ठीक है ना? फिर पीजेंट्स ने रोल प्ले किया बहुत सारे, ये इस तरीके से पॉइंटर्स लिखना। नेक्स्ट लिखो, मेजर्स टेकन बाय रिबल्स, मेजर्स टेकन बाय रिबल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिवोल्ट। मेजर्स, MEASURES, मेजर्स। नहीं, एक हेडिंग दे दो, क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है।
मेजर्स टेकन बाय रेबल्स during the course of 1857 revolt. देखो फर्स्ट, formation of councils. After capturing of cities. जो सिटीज में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहले था, ब्रिटिश ने जो स्टैब्लिश किया था, उसको हटाकर अपनी न्यू काउंसिल्स बना दी, ठीक है, जो एडमिनिस्टर करेगी. सेकंड पॉइंट लिखो, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली. with Bahadur Shah Zafar as titular head. Court of Administration in Delhi. Next लिखो, calling people of India as fellow countrymen. मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ठीक है, इस तरीके से फेलो, कॉलिंग देम फेलो कंट्रीमैन. कॉलिंग आर्मी या रिबल्स, कॉलिंग आर्मी और रिबल्स एज फौज ए हिंदुस्तान. फौज ए हिंदुस्तान. ये वाला पॉइंट भी बन सकता है ना, नेशनलिस्टिक कैरेक्टर, क्योंकि इसमें वर्ड यूज हो रहा है हिंदुस्तान, कंप्लीट. फौज ए हिंदुस्तान इन न्यूज़पेपर. फौज ए हिंदुस्तान इन न्यूज़पेपर. बहादुर शाह जफर, नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह जफर लेटर्स टू राजपूत्स. बहादुर शाह जफर लेटर्स टू राजपूत called as Azamgarh proclamation. Azamgarh, AZAMB, Azamgarh, GARH proclamation to unite against British rule. बहादुर शाह जफर का ही सब पॉइंट लिखना. to unite in the name of Mahavira and Muhammad. हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिख रही है प्रोक्लेमेशंस में. नेक्स्ट लिखो, बेगम हजरत महल. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, बेगम हजरत महल, BHM लिख लो. proclaimed that if Britishers want to do justice, then why not to return my Tipu Sultan, comma, and दिलीप सिंह पंजाब. ठीक है ना. हाँ, ये क्या शो कर रही है कि बेगम हजरत महल कहां पर है, अवध वाले रीजन में, और कॉल किसको कर रही है, पंजाब को. ठीक है, और नीचे मैसूर को. मैसूर का सिंबल कौन है, टीपू सुल्तान. पंजाब का दुलीप सिंह. तो ये एक नेशनलिस्टिक आर्ग्यूमेंट बन सकता है, नहीं. आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला बन सकता है एक नेशनलिस्टिक आर्ग्यूमेंट कि नेशनल था. दूसरा ये वाला प्रोक्लेमेशन BHM का, बेगम हजरत महल का प्रोक्लेमेशन पंजाब के लिए और मैसूर के लिए. तो ये दिखा रहा, कहना ये चाह रही है, अगर ब्रिटिश रूलर जो है वो जस्टिस करना चाहते हैं तो पंजाब दुलीप सिंह को लौटा दो और मैसूर टीपू को लौटा दो, बात खत्म. ये सिंबॉलिक है. हाँ, ये सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि वो कर देंगे. सिंबॉलिक है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. इसी में लिखो सब पॉइंट, ही बैंड
ही बैंड, बहादुर शाह जफर, सब पॉइंट उसके है ना। अच्छा बीच में BHM का आ गया। बहादुर शाह जफर बैंड, बहादुर शाह जफर बैंड काउ स्लॉटरिंग, काउ स्लॉटरिंग टू शो रिस्पेक्ट टू शो रिस्पेक्ट टू हिंदू सेंटिमेंट्स, शो रिस्पेक्ट टू हिंदू सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मुस्लिम रिबल्स कॉल्ड जिहाद ओनली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मैंने इश्यूज लिखवा दिए 1857 के, नहीं लिखवाए? लिमिटेशंस, इश्यूज कुछ लिखवाया है क्या? एक अलग से हेडिंग दे दो, 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं, हो गया बस। एंड टॉपिक ही एंड हो गया, वो उसका होगा कॉजेज, वो फेलियर का। एक इश्यूज और लिख लो अलग से, जनरल 1857 के। ज्यादा नहीं लिखवाना, सेंस वही है पुराने वाले, ज्यादा वहीं से लिखना है। लेकिन एक ये लिखना, लैक ऑफ नेशनलिज्म, लिखवाया नहीं है ना पक्का? लैक ऑफ नेशनलिज्म, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल रूलर्स, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल रूलर्स। बाकी पॉइंटर्स पीछे हैं, सेंट्रिपिटल टेंडेंसी दिल्ली लिखवाया था ना वो, ठीक है ना? हाँ, कोऑर्डिनेशन, वो सारे इश्यूज उधर है, 1-2 पॉइंटर्स ये है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो 5-10 मिनट ऊपर हुए हैं। एक क्वेश्चन मासूम सर, तो 5 मिनट में हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, फिर मासूम सर, अरे फिर मासूम सर एक क्वेश्चन लिखवाएंगे, एक मैं लिखवा रहा हूं, कोई इशू नहीं है, देव सर वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लिखो क्वेश्चन, RC मजूमदार की स्टेटमेंट है, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो, ऑन द होल WHOLE, it is difficult to avoid conclusion that so called, क्या? On the whole, it is difficult to avoid the conclusion that the so called first war of independence was, war of independence WOI लिख लो बस, was neither first nor national nor war of independence, ठीक है? ना ही पहला था, ना ही नेशनल था, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। पॉइंटर्स हैं तुम लोगों के पास, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? पहला क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे पाइका रिबेलियन हुआ था, संतल रिबेलियन हुआ था, तो पहली बार तो नहीं हुआ ये, तो वो एग्जांपल्स कोट करना है। नेक्स्ट होगा कि नेशनल नहीं था, नेशनल के पॉइंट, यस 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 यस, ये 15 मार्कर, 3 है इसमें। और ये मेन जो बोलते हैं ना सार है पूरे टॉपिक का, वो ये है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना? पूरा टॉपिक यहां से कवर हो जाएगा। तो यहां क्लोज करते हैं 1857।